नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह, ये जो विराम चिन्ह है ये अपने लिए बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि विराम चिन्ह का प्रयोग उचित स्थान पर नहीं करने पर जो शुद्ध वाक्य है वो भी अशुद्ध हो जाता है। विराम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ठहराव या रुकना। विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना होता है। देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बात को जब कहते समय, लिखते समय या किसी बात को हम समझा रहे हैं, उस बात को स्पष्ट करने के लिए जहाँ पर हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है या एक समान जो चीज़ें हैं उसको अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए जहाँ पर रुकाव से संबंधित जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो विराम चिन्ह किसी भी भाषा को लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय या किसी बात को समझाने के लिए हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है। उसे विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम। यानी किसी भी भाषा को लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय या किसी बात को समझाने के लिए हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है, उसे विराम कहते हैं। और इसी रुकावट या रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन बातों को स्पष्ट करने के लिए यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस भाषा को लिखने के लिए, लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय, किसी बात को समझाने के लिए हमें जिन शब्दों के बीच में रुकना होता है उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। यानी इनके लिए जो रुका जाता है उसको तो विराम कहते हैं, और इन्हीं शब्दों को व्यक्त करने के लिए हमें जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग करना होता है, वह विराम चिन्ह कहलाता है। जैसे विराम चिन्ह, अब जैसे एक सम्मान से ये शब्द है, लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय या कुछ समय के लिए रुकना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है
विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। तो ये सम्मान सी बातें हैं, एक ही वाक्य में हैं, इनको अलग अलग व्यक्त करने के लिए हमें इन चिन्हों का प्रयोग किया है। तो ये क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। अब ये जो विराम चिन्ह है, अगर इस विराम चिन्ह का हम उचित स्थान पर प्रयोग नहीं करते हैं तो जो अर्थ है वो उसका विपरीत हो जाता है, उल्टा अर्थ हो जाता है। जैसे एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। दूसरा है, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए, यानी इस बात को कहने के लिए हमें कुछ समय के लिए रुकना हो रहा है या रुका जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? विराम चिन्ह कहलाएगा। अब ये विराम चिन्ह कौन सा है, क्या कहलाता है, ये भी हम बता रहे हैं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ समय के लिए रुका जा रहा है। अब इस विराम चिन्ह का प्रयोग यदि हम उचित स्थान पर नहीं करते हैं तो इसका अर्थ भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर विराम चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग किया गया? रोको, इसके आगे। तो इसका मतलब हो गया रोको मत जाने दो, कि जो भी व्यक्ति कोई जा रहा है उसको रोकिए, मत जाने दो। तो यहाँ पर मत का मतलब नकारात्मक शब्द हो गया, नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा प्रयोग है कि रोको मत जाने दो, तो ये मत के आगे इसका प्रयोग किया गया है, तो ये तो क्या हो गया? सकारात्मक वाक्य हो गया। और इस विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ करने के कारण ये क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया। तो अर्थ इसका बदल गया। भाई यहाँ तो उसको जाने के लिए रोका जा रहा है, और यहाँ पर भाई जो जा रहा है उसको जाने दो, उसको रोको मत। तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जाता है, या उचित स्थान पर नहीं करने के कारण उसका अर्थ बदल जाता है। अब जो विराम चिन्ह है वो कौन कौन से होते हैं? तो प्रयुक्त विराम चिन्ह, प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? पहला देखिए, अल्प विराम। अंग्रेजी में अपन इसको कोमा के नाम से जानते हैं, और वैसे ज़्यादा इसका प्रयोग भी क्या करते हैं? कोमा कहकर ही पुकारते हैं इसको, जबकि हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अल्प विराम कहा जाता है। अब अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अल्प विराम का प्रयोग एक जैसे जो सम्मान शब्द होते हैं, सम्मान शब्द है, तो उन सम्मान शब्दों को अलग अलग लिखने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कम समय के लिए रुकने के लिए किया जाता है, या जो उपवाक्य हैं उसको अलग अलग करने के लिए उद्धरण चिन्ह से पूर्व, उपाधियों से पूर्व और संबोधन व अभिवादन जो किया जाता है उससे पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखिए कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अल्प विराम का प्रयोग कम समय के लिए रुकने के लिए, सम्मान पदों को अलग अलग करने के लिए, उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व व संबोधन व अभिवादन होता है उनसे पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य है, मोहन सोहन श्याम विद्यालय जा रहे हैं।
जा रहे हैं। तो देखिए, मोहन, सोहन, श्याम, ये तीनों कर्ता है, संज्ञा शब्द है। तो कर्ता तो वैसे कौन होता है? जो वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त होता है, लेकिन इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है? संज्ञा शब्द है। और ये सम्मान शब्द है। इस सम्मान शब्दों को अलग अलग व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसको ऐसे थोड़ी लिखते हैं, मोहन, सोहन, श्याम, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसको अलग अलग, यानी इसके बीच में रुकना होता है। एक नाम को पुकारने के बाद कुछ समय के लिए हमें ठहराव लेना है, उसके बाद दूसरे नाम को पुकारना है, उसके बाद तीसरे नाम को पुकारना है। तो इन रुकने के लिए, यानी जिन नामों को पुकारने से पहले हमें कुछ समय के लिए रुका जाता है, रुकना होता है, तो वहाँ पर इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मोहन, सोहन, श्याम, ये तीनों शब्द है। इन तीनों शब्दों को अलग अलग करने के लिए इस अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अपना वाक्य जो पूरा हुआ है उसके आगे पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अब अल्प और वाक्य, जैसे राम स्कूल जाता, राम स्कूल जाता है, पढ़ता है, और वापस घर आता है। राम स्कूल जाता है, तो ये क्या है? ये एक पद है। इसी पद को क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है, यानी उपवाक्य है। इसमें इस उपवाक्यों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जैसे राम स्कूल जाता है, एक वाक्य हो गया, पढ़ता है दूसरा वाक्य हो गया, और वापस घर आता है, तीन इसमें वाक्य हो गया। इन तीनों वाक्यों को अलग अलग प्रयुक्त करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे राम स्कूल जाता है, थोड़ी देर रुके, उसके बाद पढ़ता है, और अगर यहाँ पर और शब्द का प्रयोग नहीं करते तो भी क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इसको विराम चिन्ह के लिए इस और शब्द का प्रयोग भी किया गया है। और वापस घर आता है, उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो उपवाक्य हैं, उस उपवाक्यों को अलग करके लिखने के लिए भी इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से देखिए इसको कि अल्प विराम क्या है। तो अल्प विराम का मतलब होता है कुछ समय के लिए ठहराव, यानी हमें जहाँ पर कुछ समय के लिए रुकना होता है उसे अल्प विराम कहते हैं। अब अल्प विराम का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अल्प विराम का प्रयोग एक सम्मान से शब्द होते हैं वहाँ पर, उपाधियों को अलग लिखने के लिए, अलग करने के लिए, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन व जो अभिवादन होता है उसके बाद में क्या किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अर्ध विराम। ठीक, जो अर्ध विराम होता है ये अल्प विराम के समान होता है, लेकिन अल्प विराम है उसके ऊपर एक बिंदी सी होती है, तो ये होता है अर्ध विराम। अब जो अर्ध विराम है वो क्या होता है? तो अल्प विराम से जहाँ पर हमें अधिक समय के लिए रुकना होता है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि अल्प विराम से अधिक समय के लिए और पूर्ण विराम से कम समय के लिए हमें जहाँ रुकना होता है वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या? अल्प विराम से अधिक समय के लिए और अर्ध विराम, वो पूर्ण विराम से कम समय के लिए हमें जहाँ पर रुकना होता है वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। देख लो, इसको लिख लो, अल्प विराम से अधिक समय व पूर्ण विराम से कम समय
तक जब हमें रुकना होता है तो वहाँ किसका अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब और कहाँ किया जाता है इसका? उपवाक्य जो होते हैं उसको अलग करने के लिए आश्रित जो उपवाक्य होते हैं, आश्रित का मतलब एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य जो निर्भर होता है उसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो आश्रित उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अर्धविराम का। दोबारा से देखिए इसको, अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अर्धविराम का प्रयोग पूर्ण विराम से कम समय व अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकने के लिए व उपवाक्यों को अलग करने के लिए, आश्रित उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। तो भगत सिंह नहीं रहे, तो यहाँ पर अल्प विराम से अधिक समय के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अब खूब परिश्रम करो, अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा से निकट है। तो वाक्य भगत सिंह नहीं रहे, तो यहाँ पर हमें रुकना है, और रुकना है तो कितना? अल्प विराम से अधिक समय के लिए। वे अमर हो गए, तो यहाँ पर पूर्ण वाक्य पूरा हो गया। पूरा हो गया तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया? पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अब खूब परिश्रम करो, क्यों? क्योंकि परीक्षा पास में ही है। से निकट का मतलब नज़दीक या पास में। तो हमें जहाँ पर अल्प विराम से अधिक समय के लिए, पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है, और जो कौन से वाक्य आश्रित उपवाक्य हो उसको अलग अलग करने के लिए भी इसको क्या करते हैं? अर्धविराम कहते हैं। जैसे ये वाक्य है, इसी के ऊपर ये दूसरा वाक्य है, वो क्या है? आश्रित है। भगत सिंह नहीं रहे, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे तो पूर्ण विराम लगा देते, लेकिन इसी के ऊपर ये दूसरा वाक्य क्या है? आश्रित है। ये जो करता है भगत सिंह, इसी के ऊपर ये दूसरा वाक्य कहा गया है, इसलिए इन दोनों के बीच में किसका? अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब खूब परिश्रम करो, तो ये जो पहला वाला वाक्य है इसी के ऊपर ये दूसरा वाक्य क्या है? आश्रित है, इसलिए इन दोनों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। तीसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, पूर्ण विराम जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, या दोहे और जो छंद होते हैं, दोहे व छंदों के अंत में
पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, कोई भी बात हम कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखते लिखते हमारा जो वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके आगे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। या जैसे दोहे लिख रहे हैं या हम कोई चौपाई लिख रहे हैं तो उसके अंत में क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। अब एक चौपाई है उसमें या दोहे है उसमें पहला जो उसमें दो होते हैं, एक सम और एक विषम छंद। तो सम छंद के आगे विषम छंद के आगे एक और जो सम छंद होता है उसके आगे क्या, दो पूर्ण विराम लगाते हैं। तो इस प्रकार से वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, पूर्ण विराम हो गई, वाक्य पूरा हो गया, तो इसके आगे पूर्ण विराम लगा दिया। अब जैसे दोहा लिख रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो यहाँ पर ये दोनों वाक्य जब पूरे हुए तो इन दोनों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो दोहे और जो छंद होते हैं उनके अंत में भी किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, जब हम वाक्य में क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं या प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, या कभी कभी हमें संदेह हो जाता है या व्यंग्य किया जाता है, तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से देखिए, प्रश्न सूचक जो वाक्य है उसको अंत में या हमें किसी भी बात में संदेह हो जाता है या आश्चर्य हो जाता है तो वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, सॉरी, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो जब वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों ऐसे जो शब्द होते हैं तो उन वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो जब वाक्य के मध्य में या वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जब वाक्य में क्या, जो वाक्य है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और हमें जब संदेह हो जाता है, जब कोई अनिश्चित होती है, शंका हो जाती है, तो वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य के अंत में क्या किया जाता है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है। पांचवा है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय
बोधक चिन्ह। अब विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे खुशी, हर्ष, शोक, घृणा, दुख, इनको व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। हर्ष, शोक, घृणा, खुशी, इन सभी को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। अब जैसे वाह, वाह क्या हो गया? कितना सुंदर पक्षी है, वाह है कितना सुंदर पक्षी है। अंत में इसमें पूर्ण विराम आती है। किसी को आवाज़ दे रहे हैं, अरे मोहन यहाँ आओ, शाबाश तुमने ये कार्य बहुत अच्छा किया। छी छी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो जब ऐसे वाक्य होते हैं तो ये जब ये संबोधन चिन्ह है, इन संबोधन शब्दों के आगे इस विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय बोधक चिन्ह पूर्ण विराम की तरह होता है और इसके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगाई जाती है, तो ये विस्मय बोधक चिन्ह बन जाता है। तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग खुशी, हर्ष, घृणा, शोक, दुख, भय, दया, विस्मय आदि जो भाव है इसको प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक इकेरा उद्धरण चिन्ह होता है, और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी किसी के कथनों को व्यक्त करने के लिए या किसी को उपाधि दी जाती है, किसी कविता का नाम लिखा जाता है, किसी की पुस्तक का नाम लिखा जाता है, तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी का उपनाम लिखने के लिए किसी को उपाधि दी जाती है, पुस्तक का नाम या ग्रंथ का नाम या किसी के जो कथन होते हैं उनको किस में लिखा जाता है? उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। अब ये जो उद्धरण चिन्ह है ये दो प्रकार के होते हैं, एक इकेरा उद्धरण चिन्ह होता है और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब इकेरा उद्धरण चिन्ह में कौन सी बातें लिखी जाती है और दोहरे उद्धरण चिन्ह में कौन सी बातें लिखी जाती है? इकेरा उद्धरण चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो हम 6 और 9 की तरह लिखते हैं। किसकी तरह? 6 और 9 की तरह लिखते हैं। और जो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है इसको 66 और 99 की तरह लिखते हैं। 6 और 9 है या जिसको इकेरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, तो इकेरे उद्धरण चिन्ह में किन किन चीज़ों को लिखा जाता है? तो इकेरे उद्धरण चिन्ह है उसमें किसी कवि का उपनाम है, कवि का
उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का नाम किस में लिखा जाता है? इकेरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। आदि को इकेरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। क्या? कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का नाम आदि को किस में लिखा जाता है? इकेरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इसको उपाधि दी गई है। इस उपाधि को किस में लिखे? इकेरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। दूसरा उदाहरण जैसे अपने रामायण है, ग्रंथ का नाम है महाभारत, तो इनको किस में? इकेरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जा रहा है। जैसे पत्र पत्रिका का नाम है तो केसरी और मराठा, केसरी व मराठा, तो इनको किस में? इकेरे उद्धरण चिन्ह में लिखे रहे हैं। कविता का नाम है जैसे झांसी की रानी है, झांसी की रानी। तो इस प्रकार से जैसे किसी कवि को उपाधि दी गई है, किसी जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के नाम को, पत्र पत्रिका का नाम है, कविता का नाम है, इन सभी को किस में लिखा जाता है? इकेरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। तो आगे समझिए कि इकेरा जो उद्धरण चिन्ह है वो किसे कहते हैं या वो कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? तो इकेरा जो उद्धरण चिन्ह है, इकेरा का मतलब अकेला, दोहरे का मतलब दो चिन्ह है, इकेरे का मतलब एक एक। तो जब ये और इसको जो लिखा जाता है इकेरे उद्धरण चिन्ह को, तो 6 और 9 की तरह लिखा जाता है। 6 और लास्ट में जब इसको बंद किया जाता है तो वहाँ पर 9 की तरह लिखा जाता है। तो किसी भी कवि का नाम लिख रहे हैं, उसका उपनाम जो दिया जाता है उसके आगे कोई भी पुस्तक है उसका नाम लिखा जाता है, कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, तो कोई भी पत्र पत्रिका का है, कोई भी लेख है या कोई भी कविता है उसका नाम लिखा जाता है, तो उसको किस में? इकेरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। दोहरा जो उद्धरण चिन्ह है, इस दोहरे उद्धरण चिन्ह में क्या करते हैं कि किसी का जो कथन होता है, वाक्यांश को उद्धृत करते समय किसी की रचना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए, यानी वाक्यांश को उद्धृत करने के लिए उस वाक्य को या उस कथन को ज्यों का त्यों जब लिखा जाता है या ज्यों का त्यों कहा जाता है, तो वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लिखा जाता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह में जो बात लिखी जाती है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किया जाता है। जैसे अपन परिभाषा देते हैं तो उस परिभाषा को किस में लिखा जाता है? दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। उस दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखी हुई परिभाषा को हम एक शब्द भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे तिलक ने कहा, तिलक ने कहा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मेरा जन्म
जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इसे लेकर रहूँगा। मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस कथन को किस में लिखा गया? इस दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। तो तिलक ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। दूसरा कथन जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा क्या? दिल्ली चलो। अब यहाँ पर इसको वाक्य को लिखेंगे तो किसमें 66 की तरह लगाएंगे यहाँ पर शुरू करने से पहले। जब इनका कथन पूरा हुआ तो पूर्ण विराम लगाएंगे सबसे पहले, और पूर्ण विराम के आगे फिर 99 की तरह इसको लगाएंगे। तो इन दोनों चिन्हों के मध्य जो शब्द लिखा जाता है इसको कहते हैं दोहरा उद्धरण। यानी इस कथन के दोनों ओर जो चिन्ह लगाया जाता है वह दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। तो किसी के जो कथन है उस कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, किसी की परिभाषा है उसको ज्यों का त्यों लिखने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ना। तो जब दो कथन, दो बात, दो वाक्य या दो समान शब्द है, जब वो आपस में जब उनको जोड़ा जाता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए, या अपने जैसे तत्सम शब्द, ये द्वंद्व समास है, दो शब्द है उसको जोड़ने के लिए, दो कथनों को आपस में जोड़ने के लिए द्वंद्व शब्द, इनके बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कोई भी बात है उस बात में जब तुलना की जाती है तो तुलनात्मक शब्दों के मध्य भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का होता है योजक चिन्ह। तो दोबारा से देखो, दो शब्दों को जोड़ने के लिए द्वंद्व व तत्पुरुष समास तुलनात्मक के पहले तथा अक्षरों के लिखे जाने वाली संख्या और उन अक्षरों के बीच में इस योजक चिन्ह को लगाते हैं। अब जैसे तुलनात्मक शब्द या समान शब्द जैसे सुख दुख है, सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, तो इन शब्दों के बीच में किसका प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो योजक चिन्ह दो शब्द है उसको जब आपस में जोड़ा जाता है तो ये दो शब्द है सुख और दुख, इन दोनों शब्दों को क्या कर रहे हैं? इस योजक चिन्ह से जोड़ रहे हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे सुख और दुख है, ये द्वंद्व समास के ही उदाहरण है। माता और पिता है, ये दो शब्द है, इन दोनों को जोड़ने का काम, इसमें द्वंद्व समास है, इसमें भी द्वंद्व समास है। तो इन दोनों के बीच में किसका? योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह दो बिंदी से लगा के उसके आगे जब ये योजक चिन्ह जैसा चिन्ह लगा देते हैं तो ये कहलाता है विवरण चिन्ह।
विवरण जब कोई भी कथन है या कोई भी उदाहरण है, उस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए उसके आगे ये चिन्ह लगाकर उसका वर्णन किया जाता है तो वह विवरण चिन्ह कहलाता है। इस विवरण चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए, उदाहरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, ऐसा चिन्ह लगाएंगे और उस चिन्ह के आगे जो गांधी जी ने जो बात कही थी उसको लिख देंगे। क्या क्या? सत्य, अहिंसा और प्रेम। उन्होंने ये 3 बात कही थी। तो इन तीनों बातों को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। या इसको दूसरा है, जैसे पुरुषार्थ 4 है। पुरुषार्थ 4 है तो 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 क्या है? पुरुषार्थ है। तो इस पुरुषार्थ शब्द को स्पष्ट करने के लिए क्या इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है और ये चिन्ह लगा करके इसके आगे इस बात को लिख दिया गया है। चारों पुरुषार्थों को लिख दिया गया है। इसी प्रकार से गांधी जी की जो बात थी उसको स्पष्ट करने के लिए भाई उन्होंने वो क्या बात कहना चाह रहे थे या कौन से उसके संदेश है, तो उस संदेश को इसमें लिख दिया गया है। तो ऐसा चिन्ह लगा करके उस बात को लिख दिया जाता है तो वह होता है विवरण चिन्ह, यानी किसी चीज़ का विवरण किया जा रहा है, उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। उसके बाद होता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कौन सा? योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा। अब देखिए तीनों सब समान से हैं। योजक चिन्ह छोटा होता है और जो निर्देशक चिन्ह है वो थोड़ा बड़ा होता है। विवरण चिन्ह में 2 बिंदी होती है ऊपर नीचे और 2 बिंदियों के आगे ये निर्देशक चिन्ह जैसा लगा दिया जाता है। अब जो निर्देशक चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जैसे नाटक के संवाद है, उस नाटक के संवाद को व्यक्त करने के लिए या किसी के कथन को व्यक्त करने के लिए किसका चिन्ह लगाया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नाटकों के संवादों में किसी के कथन को व्यक्त करने के लिए या उदाहरण देने के लिए या किसी कवि या नाम है उसके आगे इस चिन्ह को लगा करके उसकी जो बात है उसको लिख दिया जाता है। तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखिए, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नाटकों के संवादों में किसी कथन को व्यक्त करने के लिए, उदाहरण देने या किसी कवि या लेखक का जो नाम है उस नाम के आगे किसका? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने कहा, माँ ने कहा, चिन्ह लगा दिया निर्देशक। क्या निर्देश दे रही है माँ? बड़ों का आदर करना चाहिए। तो माँ के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उस
माँ शब्द को लिख करके वैमानिका क्या कह रही है वो, और इसके आगे इस निर्देशक चिन्ह को लगा दिया जाता है। उसके बाद उनका जो कथन है या जो बात कहना चाह रही है उस बात को लिख दिया जाता है। दूसरा उदाहरण, जैसे उसने कहा, उसने कहा तुम सफल होंगे। उसने कहा तुम सफल होंगे। तो ये क्या दिया जा रहा है, ये निर्देश दिया जा रहा है, और निर्देश देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। उसके बाद हंस पद चिन्ह, हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह, हम हंस पद चिन्ह को ऐसे लिख देते हैं, है ना, ऐसे उल्टा। हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कोई भी बात हम लिख रहे हैं, लिखते समय जब हमारे से कोई शब्द छूट जाता है तो जहाँ पर वो शब्द लिखते समय छूटा है उस स्थान पर ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है और उसके ऊपर उस शब्द को लिख दिया जाता है। कौन से शब्द को, जो हमारे से लिखते समय छूट गया है। तो ये जो चिन्ह लगाकर ऊपर शब्द लिखते हैं उसको कहते हैं हंस पद चिन्ह। दोबारा देखिए, इसे जो हंस पद चिन्ह है विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं और त्रुटि विहीन चिन्ह भी कहते हैं। त्रुटि विहीन का मतलब जो हमारे से त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, उसमें जो सुधार किया जाता है, तो सुधार करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करके हम उसके ऊपर सुधार कर दिया जाता है या उस शब्द को लिख दिया जाता है, तो वह हंस पद त्रुटि विहीन विस्मरण चिन्ह कहते हैं। जैसे हम शब्द लिख रहे, वाक्य लिख रहे हैं, भारत महान है, तो हम भारत है बस मान लो ऐसे लिख दिए शब्द को। अब महान शब्द को नहीं लिखे तो इस जैसे भारत महान है तो ऐसा चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, है और भा के बीच में, और यहाँ पर उसको क्या लिखेंगे, जो शब्द हमारे से छूट गया तो महान शब्द, तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा करके उसके ऊपर उस शब्द को लिख दिया जाता है। जैसे दूसरा वाक्य है, राम श्याम मोहन पार्क घूमने गए। अब यहाँ पर एक शब्द छूट गया, कौन सा, मैं, तो यहाँ पर हंस पद चिन्ह लगाएंगे और वहाँ पर फिर मैं शब्द लिख करके उस वाक्य को पूरा करेंगे। तो हम किसी भी बात को जब व्यक्त कर रहे हैं या कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, उस वाक्य को लिखते समय जब हमारे से कोई शब्द लिखने में छूट जाता है तो उस स्थान पर या उस बात को पुनः लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह हंस पद त्रुटि विहीन चिन्ह कहलाता है। अगला है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, तो कोष्ठक चिन्ह यानी किसी बात को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उस बात को स्पष्ट करने के लिए जिस बात को हम स्पष्ट कर रहे हैं या जिस कथन का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं उस कथन के अर्थ को क्या करते हैं, कोष्ठक में लिख दिया जाता है, तो वह कहलाता है कोष्ठक चिन्ह। तो वाक्य में दोबारा से देखिए, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने या नाटक का जो पात्र है उसके अभिनय के जो भाव होते हैं उस भाव को स्पष्ट करने के लिए इस कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्मराज
धर्मराज पांडवों के अग्रज थे। पांडवों के अग्रज थे। अब ये समझ में आ रहा है कि धर्मराज कौन है, तो अब इसको कोष्टक में जैसे यहाँ लिख दिए, इसके आगे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर तो इस बात को या धर्मराज का जो अर्थ है उसको स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? कोष्टक, और उसी कोष्टक में इसके अर्थ को लिख दिया गया। तो यह होता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में किसी बात को स्पष्ट करने के लिए लिख दिया जाता है, और उस बात को स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्ह में बंद किया जाता है वह कोष्टक चिन्ह कहलाता है। वैसे गणित में कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। ये चिन्ह होता है छोटा, ऐसे जो चिन्ह लिखा जाता है इसको मंजिला कोष्टक, और ऐसा जो चिन्ह होता है इसको क्या कहा जाता है? बड़ा चिन्ह कहा जाता है। लेकिन हिंदी में इस बात को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? केवल छोटी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, तो इसमें कोई भी शब्द है या कोई भी वाक्य है उसको छोटे रूप में लिखने की जो प्रक्रिया है वह संक्षेप सूचक कहलाता है। तो किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए जब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वह संक्षेप सूचक चिन्ह कहलाता है। जैसे बिंदी सी लगा दिया जाता है। जैसे मान लो किसी का बड़ा नाम है, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ऐसा वाक्य है। अब इसको क्या करेंगे? छोटा लिखेंगे। तो इसको जैसे रा बिंदी लगा दिया, ऊ उसके आगे बिंदी लगा दिया, माँ उसके आगे बिंदी लगा दिया, और वी लिख के बिंदी लगा दिया। तो ये क्या हो गया? इसको कहते हैं लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। यानी किसी भी बात को हम क्या कर रहे हैं? संक्षेप में लिख रहे हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर, तो इस डॉक्टर शब्द को पूरा न लिख के केवल डॉ लिख के इसके आगे क्या करते हैं? जैसे बिंदी लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? डॉक्टर हो जाता है। इसी प्रकार जैसे पंडित है तो पै लिख के उसके आगे ये बिंदी लगा देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? संक्षेप सूचक चिन्ह कहलाता है। क्षमता या तुलनात्मक चिन्ह। क्षमता या तुलनात्मक चिन्ह। क्षमता या तुलनात्मक चिन्ह, यानी दोनों कथनों को जब बराबर करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह तुलनात्मक चिन्ह कहा जाता है। किसी शब्द के समान अर्थ बताने, समान मूल्य या समान मान का याद करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह तुलनात्मक चिन्ह कहलाता है। जैसे गणित में कोई भी 2 पक्ष होते हैं, उन 2 पक्षों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस समान, क्षमता या तुलनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बराबर चिन्ह भी कहते हैं। दोबारा से देखिए, किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और वो चिन्ह कौन सा? क्षमता या तुलनात्मक चिन्ह कहलाता है। जैसे मान लो अनल है, अब इसका समान अर्थ देने वाला कौन सा है? अनल मानी आग। तो अनल लिख के उसके आगे ये बराबर का चिन्ह लगा करके और इसके आगे क्या लिख देते हैं? आग लिख देते हैं। इसी प्रकार से जैसे
1 किलो बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पर ये तुलनात्मक जो चिन्ह है ये लगा दिया जाता है, उसके आगे उसके उसी बात को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द होता है उसको लिख दिया जाता है। जैसे अनल का अर्थ हो गया आग, तो इस अनल का आग समान अर्थ है, समान चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। 1 किलो बर्फ कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा करके उसके आगे उस बात को स्पष्ट कर दिया जाता है। फिर है संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह का मतलब होता है कोई भी बात जो महत्वपूर्ण होती है या कोई भी नियम है उसको जब बताने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है संकेत चिन्ह। यानी कोई भी नियम है, कोई भी महत्वपूर्ण बात है, उस बात को स्पष्ट करने के लिए जब हम ऐसे चिन्ह को लगा दिया जाता है तो वह कहलाता है संकेत चिन्ह। यानी ये इस बात का संकेत दे रहा है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसको स्टार से भी व्यक्त कर दिया जाता है। कोई भी बात है उसके आगे या पूर्व में स्टार चिन्ह लगा दिया जाता है तो वह कहलाता है संकेत चिन्ह। जैसे प्रातः काल उठना चाहिए, प्रातः काल उठना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। इस महत्वपूर्ण बात के आगे इस चिन्ह को लगा दिया तो ये हो गया संकेत चिन्ह। भाई संकेत दिया जा रहा है इस चीज़ के लिए। जैसे दूसरा चिन्ह, ये चिन्ह लगा दिया, हमें भ्रमण करना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण नियम है, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके आगे जब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वह कहलाता है संकेत चिन्ह। इस प्रकार से हमारी जो विराम चिन्ह है वो थे। अब विराम चिन्ह है, इसका हम अगर उचित स्थान पर प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे जो कथन है, हमारी जो बातें हैं, हमारे जो वाक्य हैं वो अशुद्ध होते हैं और जो अर्थ है उसमें भी अनर्थ हो जाता है।